हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे अध्याय 3 आव्यूह। अंग्रेजी में इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम समझेंगे आव्यूह क्या होता है। तो यदि हम बात करें तो आव्यूह जो होता है एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मतलब एक आयताकार कोष्ठक में कुछ संख्याएं या फिर कुछ फलनों को लिखा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, या तो संख्याओं का होता है या फिर फलनों का हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं भी हम लिख सकते हैं या फिर कुछ फलन भी लिख सकते हैं, जैसे साइन कॉस भी हम लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने आव्यूह की परिभाषा लिखी। क्या लिखी? आव्यूह जो होता है फलन या फिर संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आव्यूह, जैसे हमने इसे आव्यूह को ध्यान रखना एक बड़े अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कैपिटल लेटर के द्वारा। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 1 2 3 4 लिख दें और यहाँ पे 5 6 7 8 लिख दें, तो ये हो जाएगा देखिए संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास हो जाएगा। यदि कोई दूसरा फलन हम एक्स वाई का लिखना चाहें तो देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पे डब्ल्यू, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो हो जाएगा संख्याओं की जगह अब फलन हो गए। यदि एक्स वाई जेड डब्ल्यू कोई फलन हो तो यह फलनों का आयताकार विन्यास हो जाएगा। आप इसे साइन कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे सी बराबर हमने यहाँ पे लिखा साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे लिखा टेन एक्स लिखा और यहाँ पे लिखा कॉट एक्स। तो देखिए आव्यूह जो होता है एक आयताकार होता है। आयताकार का मतलब है कि वर्गाकार भी हो सकता है, क्योंकि आयत जो है वर्ग को भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें आयताकार जो विन्यास होता है, चाहे वो संख्याओं का हो या फलनों का हो, तो उसे हम आव्यूह कहते हैं। और ध्यान रखना आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह तो हो गई आव्यूह की परिभाषा। इसके बाद यदि हम बात करें आव्यूह की कोटि, तो देखिए आव्यूह की कोटि जो होती है वो आप ध्यान रखना m क्रॉस n, m गुणित n भी आप कह सकते हैं या m बाई भी कह सकते हैं। यहाँ गुणा को आप बाई के रूप में पढ़ें तो m बाई n होती है आव्यूह की कोटि। और यहाँ पे याद रखना m होती है पंक्तियों की संख्या। m क्या कहलाती है? पंक्तियों की संख्या होती है। और n जो होते हैं वो स्तंभ कहलाते हैं। तो ध्यान रखना स्तंभों की संख्या कहलाती है n। अब यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ होते क्या हैं? तो देखिए यहाँ यदि आप देखें 1 2 3 4 ये क्षैतिज रेखा में जो बढ़ रहे हैं, तो यह हो गई एक पंक्ति। 5 6 7 8 भी एक क्षैतिज रेखा में है, तो इन्हें भी हम कह सकते हैं एक पंक्ति। तो देखिए एक और एक दो पंक्ति हो गई यहाँ पे। और स्तंभ देखिए ऊर्ध्वाधर लाइन, जैसे 1 और 5 एक खड़ी लाइन में है तो इसे कहते हैं स्तंभ। और ऐसे भी स्तंभ 2 और 6 ये भी एक स्तंभ है। 3 7 एक स्तंभ यह भी है। 4 8 एक स्तंभ यह भी है। जैसे यदि हम बात करें एक्स वाई क्या है? एक पंक्ति है। जेड डब्ल्यू क्या है? एक पंक्ति है। लेकिन एक्स जेड की यदि हम बात करें एक स्तंभ है। और यदि हम बात करें y और w क्या है? एक स्तंभ है। तो यहाँ पे याद रखना पंक्ति को कहा जाता है रो अंग्रेजी में और स्तंभ को कहा जाता है कॉलम। जैसे हम कुछ आव्यूह के एग्जाम्पल लेते हैं और देखेंगे उनकी कोटि क्या होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक आव्यूह ए यदि हम देखें तो इसमें देखिए 1 से पंक्ति 4 तक है और 5 से लगा के 8 तक दूसरी पंक्ति है। तो यहाँ पे 2 पंक्ति हैं और 1 2 3 4 स्तंभ हैं। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 गुणित 4 या 2 बाई 4 कह सकते हैं। यहाँ पे देखें एक पंक्ति और एक दो पंक्ति हो गई, तो यहाँ पे 2 बाई 1 और 1 2 स्तंभ हो गए तो 2 बाई 2। यहाँ पे देखिए 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं तो 2 बाई 2 हो जाएगा। और यदि हम देखें यहाँ पे एक पंक्ति और एक दो पंक्ति हो गई, तो यहाँ पे 2 पंक्ति हो गई और स्तंभ देखिए एक स्तंभ हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए तो 2 बाई 3 हो गया। यहाँ पे यदि हम देखें तो 1 2 3 पंक्ति हो गई और 1 2 3 स्तंभ हो गए, तो यह जो आव्यूह होगा 3 बाई 3 कोटि का हो जाएगा। तो कोटि तो आपको समझ आ गई ना, कितनी पंक्तियां हैं
कितने स्तंभ हैं। यदि आप उनको गुणित के रूप में लिख देते हैं, गुणा के रूप में, या उसे बाई पढ़ते हैं जब कोटि बताते हैं, 2/4, 2/3, 3/3, 2/2, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कोटि। और यदि एक चीज और ध्यान देना, जैसे हम 2 और 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 अवयव हैं। 4 2 का गुणा कर दें 8 आएगा, तो देख सकते हैं 8 अवयव हैं। 2 और 3 का गुणा कर दें तो 6, तो 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। 3 3 का गुणा कर दें तो 9 अवयव हैं। तो यहाँ अवयव के अंदर की जो प्रत्येक संख्या होती है उसे हम अवयव कहते हैं। और यदि इनका गुणनफल देखें, जितना इनका गुणनफल होगा उतने ही अवयव होंगे उस अवयव के अंदर। इसके बाद यदि हम बात करें अवयवों के प्रकार, तो देखिए इसके प्रकार में सबसे पहला जो अवयव होता है स्तंभ अवयव। अब स्तंभ अवयव हम किसे कहेंगे, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ध्यान देना, केवल एक स्तंभ यदि होता है तो उसे ही हम स्तंभ अवयव कहते हैं। कहने का अर्थ है, जैसे यदि हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे एक अवयव हमने ए लिखा। अब देखिए इसमें केवल एक ही स्तंभ है, 1 2 3। तो यहाँ भी यदि आप देख सकते हैं केवल एक ही खड़ी लाइन है। बाकी यदि पंक्तियों की बात करें तो 1 2 3 है, तो पंक्तियां तो 3 है लेकिन स्तंभ एक है, मतलब 3/1 का ये अवयव है। और देख सकते हैं जैसे कोई और यदि आप एग्जाम्पल लेते, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा sin x और यहाँ पे लिखा cos x, तो देखिए यहाँ पे एक ही स्तंभ है, एक और एक, 2 भले ही पंक्तियां हैं, तो यहाँ पे 2 पंक्तियां हो गई और एक स्तंभ हो गया। तो कहने का अर्थ है यदि एक स्तंभ है तो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। इसके बाद देखें पंक्ति अवयव क्या होता है, तो जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, एक अवयव यदि हम एक की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 लिखा हमने, तो देखिए इस अवयव में केवल एक ही पंक्ति है। जबकि स्तंभ की बात करें तो 1 2 3 स्तंभ है, तो 1/3 का जो अवयव है इसमें केवल एक ही पंक्ति बन रही है, तो यह तो पंक्ति अवयव है। जैसे एक आध और एग्जाम्पल लें, b बराबर यदि हम देखें, यहाँ पे हमने लिखा sin x और cos x लिखा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं केवल एक पंक्ति है और एक 2 स्तंभ हैं, तो एक पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ हो गए। कोटि तो हो गई 1/2 की, लेकिन एक पंक्ति है, इस वजह से हम इन अवयव को क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। इसके बाद देखिए वर्ग अवयव हम किसे कहेंगे। देखिए हमें पता है m गुणित n क्या कहलाती है, अवयव की कोटि कहलाती है। यदि ध्यान देना, m होती है पंक्तियों की संख्या, n होती है स्तंभ की संख्या। यदि m और n बराबर हो जाएं, यदि m और n बराबर हो जाएं, मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं। जैसे देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमने एक अवयव a लिया, यहाँ पे आप ध्यान देना, जैसे हमने 1 2 3 4, यहाँ पे यदि हम देखें इस अवयव की कोटि क्या है, तो 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए ए अवयव क्या है, एक वर्ग अवयव है। जैसे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बी अवयव का हमने एग्जाम्पल लिया। जैसे इस बार जो है ए बी सी और यहाँ पे डी ई एफ और यहाँ पे जी एच आई, तो देखिए इस प्रकार से हमने एक अवयव का एग्जाम्पल लिया है। अब देख सकते हैं इसकी कोटि क्या है, तो इसमें 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि क्या है, 3/3 है, मतलब 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव क्यों है, क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, वर्ग अवयव। तो ध्यान रखना वर्ग अवयव कब होता है, यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो जाती है तो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। इसके बाद चौथा प्रकार यदि हम देखें विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव जैसे नाम से स्पष्ट है, केवल विकर्ण में वह संख्या होगी, बाकी संख्याएं शून्य होंगी। जैसे हम यहाँ पे यदि बात करें, एक अवयव हमने लिया, ए अवयव समझिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान देना,
ए लिखा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ पे बी लिखा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मुख्य विकर्ण है जी कहलाता है मुख्य विकर्ण, ठीक है ना। इसे हम दूसरा विकर्ण कहते हैं, लेकिन जी कहलाता है मुख्य विकर्ण। यदि मुख्य विकर्ण के बस अवयव हैं, बाकी सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं, तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पे हमने 1 0 0 और यहाँ पे 0 2 0 और यहाँ पे 0 0 3। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि मुख्य विकर्ण वाली संख्याएं 1 2 3, बाकी सभी संख्याएं 0 हैं। तो कहने का अर्थ है कि यदि केवल मुख्य विकर्ण में बस संख्याएं हों, अब संख्याएं बराबर हैं नहीं है, इससे मतलब आपको नहीं है, मतलब केवल इस चीज से है कि विकर्ण के रूप में संख्याएं होनी चाहिए, बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तो ही हम उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें, पांचवा प्रकार है अदिश आव्यूह। तो यहाँ पे देखिए अदिश आव्यूह हम उस आव्यूह को कहेंगे, तो अदिश आव्यूह एक प्रकार से है विकर्ण आव्यूह, लेकिन यहाँ पे देखिए विकर्ण में संख्याएं अलग अलग थीं। अब यदि एक सी संख्याएं हो जाएं, जैसे हमने एक आव्यूह लिखा ए आव्यूह, यहाँ पे ए है, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे ए कर दिया जाए, मतलब मुख्य विकर्ण जो है उसकी संख्याएं समान हो जाएं यदि, तो उसे हम अदिश आव्यूह कहेंगे। जैसे और भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं बी आव्यूह का। तो देखिए यहाँ पे यदि हमने 2 लिखा, यहाँ 0, यहाँ 0 0 2, फिर 0 0 0 2, यहाँ पे देखिए आप विकर्ण के रूप में केवल आपको 2 2 दिख रहा है, मतलब विकर्ण के रूप में यदि कोई संख्या समान है तो उसे आप अदिश आव्यूह कहते हैं। इसके बाद देखिए छठवां प्रकार यदि हम बात करें तत्समक आव्यूह, तो देखिए जो अदिश आव्यूह देखा बिल्कुल उसी जैसा है। तो तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, तो ध्यान देना यदि कोई आव्यूह ए है, अब ध्यान देना अभी विकर्ण के अवयव समान तो थे, लेकिन अब विकर्ण के अवयव यदि एक एक हो जाए, ध्यान देना विकर्ण के रूप में केवल एक हो जाए, तो ही उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें बी आव्यूह, तो यहाँ पे देखिए बी आव्यूह देखिए यहाँ 1 0 0, फिर 0, फिर 1 है, फिर 0 है, 0 0 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं विकर्ण के रूप में एक है, केवल एक एक एक, देखिए समान भी है और केवल एक ही होना चाहिए, 2 2 होगा तो नहीं कहलाएगा तत्समक आव्यूह। तो विकर्ण के रूप में एक एक होना चाहिए और अन्य सभी अवयव जो होने चाहिए शून्य होने चाहिए, तो वो तत्समक आव्यूह कहलाएगा। और इन तत्समक आव्यूहों को हम इसे आई से, बड़े आई से, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसे जो है कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अक्सर सवालों में यदि आप देखेंगे तो प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए यदि सवालों में आप देखेंगे आई लिखा रहेगा तो आप समझ जाना कि वो तत्समक आव्यूह लिखा है। देखिए अगला प्रकार है शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह हम उस आव्यूह को कहते हैं जिसके सभी अवयव शून्य हो जाते हैं। जैसे एक आव्यूह हम एक ही बात करें तो देखिए इसके हम सभी अवयव शून्य लेते हैं, तो यह कहलाता है शून्य आव्यूह। जैसे एक और आव्यूह की यदि हम बात करें तो इसके भी हमने सभी अवयव शून्य लिए, जैसे हम इसे 3/3 का आव्यूह बताएं तो इसके सभी अवयव हमने शून्य ले लिए हैं, तो यह कहलाता है शून्य आव्यूह। इसे हम ओ के द्वारा दर्शाते हैं, इसे हम ओ के द्वारा दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना इसे हम ओ के द्वारा, आप देखिए ओ 0 जैसा बना है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसे हम 0 के द्वारा दर्शाते हैं या ओ के द्वारा, बात तो एक ही है। इसके बाद देखिए अगला जो है समान आव्यूह या आव्यूह में समानता कब होती है। ध्यान देना यदि दो आव्यूह की कोटि समान है, जैसे दो आव्यूह हमने लिखे जिनमें से एक आव्यूह जैसे मान के चलिए यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 हो गया, तो देखिए इसकी कोटि यदि हम देखें तो 2/2 है। यदि हम यहाँ पे एक बी आव्यूह लिखें, जैसे हमने लिखा यहाँ x/z और यहाँ पे w लिखा, तो देख सकते हैं यहाँ इसकी भी कोटि क्या है 2/2 है। तो ए आव्यूह और बी आव्यूह की कोटि क्या है, समान है, इसलिए ए और बी दोनों आव्यूह कैसे कहलाएंगे, समान कोटि वाले आव्यूह। तो यहाँ पे ए और बी दो आव्यूह समान कोटि के आव्यूह हैं। देखिए यदि ऐसा लिखा होता कि एक आव्यूह यदि देखें तो 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा है
और फिर बराबर में लिखा है एक्स वाई जेड और यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू। तो देख सकते हैं जे लिखे हैं दो अवयव बिल्कुल बराबर, और दो अवयव बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या है, उनकी कोटि तो समान होगी, साथ ही साथ उनके संगत अवयव भी समान होंगे। जे है पहली पंक्ति का पहला अवयव, जे पहली पंक्ति का पहला अवयव, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे एक और एक्स आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, 2 और वाई बराबर होंगे 3 और जेड 4 और डब्ल्यू बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दो अवयव के बीच यदि बराबर का चिन्ह लग जाता है तो उन अवयव को हम समान अवयव कहते हैं, और यदि समान अवयव हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो यहाँ पे समान अवयव के संगत अवयव भी समान होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि x का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा, y का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा, z का जो मान होगा 3 हो जाएगा, और w का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपको सवाल मिलेंगे समान अवयव वाले। तो देखिए समान कोटि के अवयव हमने बता दिए जब कोटि समान होती है, और समान अवयव का मतलब दो अवयव बराबर में लिखे हैं और उनकी कोटि भी समान है तो उन्हें समान अवयव कहेंगे, और समान अवयव यदि हैं तो तुलना आप कर सकते हैं और मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अवयव के सभी प्रकारों को समझा। आगे के वीडियो में हम इसके सवाल भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।